हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी ने बारंबार पूछे हैं, उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर हम आ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एटम के थ्योरी को और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। मित्रों, हम आपसे यह बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने इसमें केवल उन प्रश्नों को संग्रह किया है जो रेलवे ने ग्रुप डी में बारंबार पूछे हैं, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने पहले एटम के कुछ थ्योरी को कनेक्ट किया है, उसके बाद इसी थ्योरी से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको मिलते रहे समय समय पर सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को। अभी हम देखने वाले हैं एटम की थ्योरी को। तो ध्यान रखना है, यह सवाल कई बार रेलवे ग्रुप डी ने पूछा है कि एटम की थ्योरी किसने दी है, परमाणु संकल्पना की थ्योरी किसने दी है। तो ध्यान रखना है कि एटम की थ्योरी दी है डाल्टन ने, और डाल्टन के अनुसार परमाणु है क्या। तो डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। बेसिकली डाल्टन कहता है कि कोई भी पदार्थ जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, और ये छोटे छोटे कण से जो बने हुए पदार्थ हैं इसे ही हम कहते हैं परमाणु, एटम। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो डाल्टन ने एक बात और बताया है। वो बात यह है कि परमाणु को छोटे भाग होते तो हैं, लेकिन ये किसी भी प्रक्रिया द्वारा तोड़े नहीं जा सकते। तो मतलब डाल्टन का साफ तौर पे मानना था कि जब आप किसी परमाणु को तोड़ ही नहीं सकते हो तो सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ, वो परमाणु ही हुआ। ये थी डाल्टन की थ्योरी जो कहता है कि आप किसी भी फिजिकल, भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आप एटम को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि भारत में परमाणु के सिद्धांत को किसने दिया है। सबसे अधिक बार रेलवे ग्रुप डी ने इस सवाल को पूछा है कि भारत में परमाणु के सिद्धांत को किसने दिया है। तो वो बंदा है कनाद। भारत में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो कनाद ने बताया था। इतना ही नहीं, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यह पता होगा कि परमाणु को भी बाद में लोगों ने और भागों में बांटा। जैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील्स बोर, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड और नील्स बोर ने बताया कि जी नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। और बाद में इन्हीं के कहे अनुसार परमाणु टूटा और परमाणु के तीन भाग मूल रूप से हुए, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। अगर आप इस फिगर को देखो तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन वो है जो कि नाभिक के बाहर घूमता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर घूमने का काम कर रहा है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक नाभिक के अंदर है, एक न्यूक्लियस के अंदर है। मित्रों, यहीं पर एक चीज आप यह भी जान लीजिए कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे करंट अफेयर, इससे करंट के बहुत सारे स्टैटिक बन रहे हैं जो पूछे भी गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला जो कॉन्सेप्ट कह रहा है वो यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन सर ने की है, और जे थॉमसन ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और ये एटम के बाहर चारों ओर घूमता रहता है। जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज की है अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने बताया है कि प्रोटॉन पे ऊपर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27। इतना ही नहीं, जब इस थ्योरी को आप और आगे ले जाते हो तो आपको मिलता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बारे में यह जानना है कि न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इन्होंने क्या बताया, न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई भी चार्ज नहीं, जबकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ये ध्यान रखना है। अभी इनसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूं, जो बार बार पूछता है। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि
इनमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे पहले किसकी खोज हुई है? याद करने का तरीका है बहुत ही आसान। अभी आपके हाथ में है पेन और इसकी जो श्रृंखला है वो इसी तरीके से सबसे पहले प्रोटॉन, तब इलेक्ट्रॉन, तब न्यूट्रॉन को खोजा गया था। मित्रों, आप यह भी भूल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, प्रोटॉन किसने खोजा, न्यूट्रॉन किसने खोजा, इसलिए मैं आपको इसको भी याद करने का तरीका सिखा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन जब भी आए तो याद कर लेना है EJ NC PG। अब देखो ये बहुत आसान है। ई से इलेक्ट्रॉन खोजा किसने? जे थॉमसन। एन से न्यूट्रॉन किसने खोजा? जेम्स चैडविक। पी से प्रोटॉन और किसने खोजा? तो गोल्डस्टीन ने खोजा। देखो ये ट्रिक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो भी है आप इसे समझ लो। ये इसलिए समझ लो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के किसने किसको कब खोजा, क्या खोजा, ये सवाल बारंबार पूछे गए हैं। रेलवे हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ ये पूछा ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न आप करो, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम जितने भी प्रश्न को कर रहे हैं आप अपने उत्तर को देख लीजिए, कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं, और हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में यह लिखकर जरूर बताएं कि आपको इन प्रश्नों में से कितने नंबर आए, और हमें यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। हम उसी टॉपिक पे केमिस्ट्री के वीडियो बनाएंगे और लगातार न्यूमेरिकल और थ्योरी के जो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं उनको तो लेकर हम आएंगे ही आएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो ध्यान रखना है कि डाल्टन का सिद्धांत जो है वो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संयोजन पर निर्धारित था। ये आप कैसे कह सकते हो? तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि डाल्टन ने बताया कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो इसी को आप क्या बोलते हो? एटम बोलते हो। तो मतलब ये सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन से रिलेटेड है। मित्रों, डाल्टन ने केवल केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं की, इन्होंने दो और खास बात की, जिसमें पहला बात है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में इन्होंने बताया कि द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही इसका नुकसान होता है, मतलब द्रव्यमान हमेशा बना हुआ रहता है। और दूसरा इन्होंने बताया कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो में इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ या कोई भी एटम जो होता है वो एक निश्चित रेशियो में होता है। फिलहाल अपना सवाल है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो जवाब है डाल्टन का नियम केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है हु सेड। अपना अगला प्रश्न है कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान है। हु सेड ईच एटम हैज अ फिक्स एटॉमिक मास। तो ये बताने वाले बंदे थे डाल्टन। डाल्टन ने ही बताया था कि प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित एटॉमिक मास होता है, एक निश्चित परमाणु वजन होता है, द्रव्यमान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि इन CaO कैल्शियम ऑक्साइड में व्हाट इज द मास प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है। देखो ये आरआरबी जेई 2019 में भी पूछा गया है और कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको याद करना पड़ता है थोड़ा बहुत द्रव्यमान, एटॉमिक मास, वो हम आपको करवाएंगे अगले कुछ वीडियो में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस लिंक से जाकर आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां से हम आपको हर समय कुछ ना कुछ काम का कंटेंट देते रहेंगे जो आपको पहुंचाएगा बहुत ही अधिक फायदा। फिलहाल कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो होता है 40, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। सवाल ये है कि CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो निश्चित रूप से CaO में कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है। जब आप इसे 8 के पहाड़े से काटते हो तो 8 पंच 40, 8 दूनी 16, मतलब सही जवाब निकलता है 5:2 एंड दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम एटम। तो चलो करते हैं इसको। आप देख रहे हो HNO3 में एक H है, एक N है और 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितने एटम हो गए हैं? तो 4 हैं भाई। H2SO4 को गिनते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन,
एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब 2 + 1 3 + 4 7, तो H2SO4 में नंबर ऑफ एटम 7 है। CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर 3 है। और CaOH के होल ट्वाइस में देखोगे तो यहाँ पर देखो आप तो 2 OH है, 2 H है, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो 4 हो गए, और एक कैल्शियम तो 5 हो गए। तो मिला जुला के आपको ये पता चला कि जो H2SO4 है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है, 7 है। और यही आपसे पूछा था कि किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, तो H2SO4 के यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आए उससे पहले हम आपको बता रहे हैं अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए कई सारे मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट को आप फ्री में भी लगा सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी के तेजस बैच से जुड़ते हो या अनअकैडमी के द्वारा चलाई जा रही संजीवनी बैच से जुड़ते हो या और भी अन्य बैचेज जो अनअकैडमी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़ते हो, तो आपको मिलता है अपने ग्रुप डी के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, और आप अनअकैडमी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। इतना ही नहीं, यदि आप इसे डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं हमारा कोड है AS2020। जब आप इस AS2020 कोड को डालते हैं तो आपको मिलता है अनअकैडमी के प्रत्येक कोर्स पे हमारे तरफ से 10% का डिस्काउंट, जो देता है आप जैसे होनहार विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में पूरा पूरा मौका। चलिए करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। तो अगर आप देखोगे तो H2 का जो मास होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 करेंगे तो इसका वजन तो हो गया 2। ऑक्सीजन का क्या देता है, 16 होता है भाई। तो अभी आपको दिख रहा है कि H2O को अगर डिवाइड करेंगे, H2 को O से जब डिवाइड करेंगे तो ही H और O का द्रव्यमान निकलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, H और O के बीच का द्रव्यमान जब पूछ रहा है तो आप इसे कर दोगे 2/16, क्योंकि H है 2 और O है 16। जब कटा तो आंसर आ गया 1/8, और अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। याद करना है, और ये याद आपको नहीं करना है, ये याद करवाना हमारी ड्यूटी होगी। बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको ये अंत तक ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। देखो ये बनाना बहुत ही आसान है। NH4NO3 में नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा है थोड़े भी अच्छे से तो आप इसे अच्छे से कर लोगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो NH4NO3 में नाइट्रोजन की कुल संख्या 1 और 1 2 है, तो जितने भी नाइट्रोजन हैं उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। अब नीचे में आ जाइए, और जो भी NH4NO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है आप उसे नीचे में लिख दीजिए। देखो मैं सिखा रहा हूं और इस चीज़ों को और भी अच्छे से सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, जो इस वीडियो के जस्ट बाद बहुत जल्द लेकर मैं आने वाला हूं। चलिए फिलहाल देखते हैं कि NH4NO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, एडिशन होता है। हाइड्रोजन 4 है, मतलब 1 गुना 4 करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन का 1 वजन, तो 4 का लिए 4 वजन। नाइट्रोजन का फिर से 14 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो बेसिकली होता है 16, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है 3, तो 16 तिया 48। 48 + 14 जब आप कर दोगे तो ये हो जाने वाला है 62। 62 + 4 जब आप कर देने वाले हो तो हो जाएगा 66, और 66 + 14 जब आप कर दोगे तो ये हो जाने वाला है 80। और ऊपर कितना दिया हुआ है 14, और नीचे में दिया हुआ है 80। जब ओवरऑल कैलकुलेशन आप इसे करते हो, जब आप पूरा का पूरा इसे कट शॉर्ट करते हो, परसेंटेज जब आप इसका निकालते हो, तो बेसिकली ये हो गया 4 और ये हो गया कट के 5, और अभी भी कटने वाला है तो आप काटिए। 4 से जाएगा 14 जाएगा 3.5 बार में, और इसको फिर जब आप गुना करते हो, बेसिकली जब 4 से आप 14 को काटते हो, 4 तिया 12, तो 3.5 बार में कट गया। और इसके बाद जब आप इसे आगे गुना करते हो तो जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आपको कर लेना है। बेसिकली ये कैलकुलेशन है, आप देख लो जो भी आ रहा है आप उस आंसर को पकड़िए। मेरे हिसाब से कितना आ रहा है मैं बता देता हूँ। बेसिकली ऊपर में आपको 2 गुना 14 दिख रहा होगा, मतलब ऊपर में यहाँ पे 2 मिस है,
तो बेसिकली यहाँ पे 2 मिस था, तो 2 गुना 14 मैंने कर लिया है। मैंने क्या किया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से आप सुन लीजिए। 2 गुना 14 है, इन सबको जब जोड़ा मैंने तो नीचे में आया था 80, 80 से काटा 100 को तो ऊपर 5 नीचे 4, जब 4 को काटा मैंने 14 से तो आया 3.5, और 3.5 को कर रहे हैं 2 से गुना तो हो गया 7, और 7 को करेंगे जब 5 से गुना तो हो जाएगा 35%। तो इसका सही जवाब है 35%। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी हमें करने हैं अगले आने वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें पक्का समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हम लेके चलते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और अपने इंपॉर्टेंट व्यूज को भी बताते रहिए। मित्रों, हम लोगों ने विज्ञान के और जीके का एक पैकेज तैयार किया है जो बहुत ही सस्ती कीमत पे, ऑफर प्राइस इसका है केवल 161 रुपया। इस किताब में हम लोगों ने केवल उन्हीं प्रश्नों का संग्रह किया है जो आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने कुछ कंटेंट वैसे भी जोड़े हैं जो आपसे इस बार पूछे जाने की संभावना है। जैसे हम लोगों ने करेंट अफेयर में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को इस किताब से जोड़ा है, तो आप अभी इस किताब को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको मिलता है आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन की बेहतर स्ट्रेटजी, जहां से आप कर सकते हो श्योर शॉर्ट सक्सेस, आपको मिलता है सफलता पाने की। आप इस पुस्तक को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर इसके लिंक को प्राप्त कर लीजिए और वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत कितनी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2? देखो बहुत आसान है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 12। चूंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 गुना, ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है 16 एटॉमिक मास तो गुना 16। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 12/44। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो करना होगा गुना 100, और जब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा 27.3। मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत डैश है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाता रहता है, और जो बाहर चक्कर लगाता है वो निगेटिव होता है। तो सही आंसर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है। तो मित्रों, अभी हम लोग अपने सेशन को यहीं पर रोक रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक और प्रश्न करते हैं उसके बाद रोकते हैं बेसिकली सेशन को। एक और अपना प्रश्न आता है कि जल के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? देखो कितना आसान आसान सवाल है और ग्रुप डी ने कई बार पूछा है। आप बने रहो अंत तक, बस सब सीखते ही जाओगे। हम आपके रसायन, फिजिक्स, इन सब से एक भी प्रश्न को नहीं छूटने देंगे, इस बात की गारंटी है, एश्योरिटी है। क्या कह रहा है कि जल के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? पहले तो एक अणु का द्रव्यमान निकाल लो। H2O होता है ना, तो H2O होता है तो हाइड्रोजन का 1 गुना 2 और ऑक्सीजन का 16, जोड़ जाड़ किया तो आ गया 18। कितने अणु है? 5 मॉलिक्यूल्स है ना, तो कर लो 5 गुना 18, मतलब आपका आंसर हो जा रहा है 90। मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, अब तो अगला प्रश्न है नहीं हमारे पास। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्नों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर दिन देखें, और अभी आप हमें यह भी बताएं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।